नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की अपनी MCQs रहने वाली है वो सीरीज़ रहेगी माह संडे महामैराथन के आधार पर। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज में अपन माह संडे महामैराथन लेकर आए हैं और जल्दी अपन यहाँ पे 1-2 दिन में अपन थ्योरी की क्लास किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, वो भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों आप क्लास को जरूर एक बार शेयर कर दें। तो आज अपना जो माह संडे है दोस्तों, यहाँ पे माह संडे महा मैराथन रहेगा। इसमें ध्यान रखना है, अपन यहाँ पे 75 इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आए हैं जो 2 पार्ट में रहेगा। यानी शुरू में 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर उसमें बीच में अपने को 25 क्वेश्चन और मिलेंगे इंपॉर्टेंट। इस प्रकार 2 पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे, यानी 1 से 50 तक चलेगा, फिर वापस से 1 से 25 तक चलेगा। 2 पार्ट इसमें चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे, लेकिन क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें दोस्तों। और जो अपनी यहाँ पे आज की जो माह संडे महामैराथन की जो सीरीज़ रहेगी दोस्तों, वो सीरीज़ रहने वाली है 14 नंबर 44। और दोस्तों, अगर आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन की गारंटी भी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। यानी 100% आप सेकंड पेपर की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर आप 100+ क्वेश्चन आप आसानी से सही करेक्ट करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर जो क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना के आपके लिए डाल दी गई है। तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, शेयर और लाइक कर दें। फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एक बार सेट कर लेता हूँ। फिर अपन यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा IOC ओलंपिक खेल आयोजन का स्थान देता है। दोस्तों, IOC है वो ओलंपिक खेल आयोजन का स्थान किसे देता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। IOC ध्यान रखना है, IOC इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। IOC की स्थापना 23 जून 1894 में ल्यूसानी स्विट्जरलैंड में। तो वो किसको देता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे शहर को देता है, किसी राज्य, देश या महाद्वीप के नाम पर नहीं देता है। जैसे टोक्यो में हुआ था, तो टोक्यो क्या था? जापान का एक शहर था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कार्य नहीं आता है। यानी पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है? रोगों का उपचार करना, सफाई, स्वास्थ्य ज्ञान, स्वास्थ्य परीक्षण। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यानी जैसे विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक के क्या कार्य या नहीं होते हैं, वो अपने यहाँ पे इस प्रकार पूछा जाता है। तो पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित का कार्य नहीं आता है, तो वो रोगों का उपचार है, वो पाठशाला स्वास्थ्य में नहीं करते हैं, बल्कि ये भी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 भी लिखो आप अपने को, सर्किट प्रशिक्षण विधि किस विकास के लिए प्रयोग की जाती है? यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग विधि है दोस्तों, सर्किट प्रशिक्षण विधि है, सर्किट ट्रेनिंग विधि से बोलते हैं। तो किसके विकास के लिए आएगी? गति व लचकता, गति व ताकत, दमखम व गति, ताकत व दमखम। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है सर्किट ट्रेनिंग अपने को ताकत और दमखम यानी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के डेवलपमेंट के यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, फ्लेक्शन प्रक्रिया सदैव किस तल में होती है? दोस्तों, जो फ्लेक्शन की प्रक्रिया है वो सदैव किस तल में होगी? तल का मतलब दोस्तों यहाँ पे प्लेन से संबंधित है, प्लेन और एक्सिस, तो तल का मतलब प्लेन। फ्लेक्शन का मतलब दोस्तों 2 हड्डियों के बीच के अंदर कोण का कम होना फ्लेक्शन कहलाता है। तो कौन से तल में होगी? प्रश्न नंबर 4 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। फ्लेक्शन की प्रक्रिया है दोस्तों वो रहने वाली है यहाँ पे, ध्यान रखना है सेजिटल प्लेन में होगी। ध्यान रखना है सेजिटल प्लेन के विपरीत अक्ष कौन सा जाता है? तो वो फ्रंटल अक्ष जाता है, इसमें सेजिटल प्लेन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशियाँ शिथिल रहती है वो है, यानी शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशियाँ शिथिल रहती है वो क्या, कौन सी मांसपेशियाँ होती है? स्तरक, विरोधक, निराकारक या प्रचालक?
शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशियाँ शिथिल रहती है यानी कार्य नहीं करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना। तो प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे विरोधक के नाम से जानते हैं, यानी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। तो एगोनिस्ट ध्यान रखना है, एगोनिस्ट कार्य शुरू करती है, एंटागोनिस्ट उसको सपोर्ट करती है, वो शिथिल रहती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी शरीर की मध्य रेखा मीडियल लाइन है, उससे किस दूर जाना है वो क्या कहलाता है, एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन या फ्लेक्शन। मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रश्न नंबर 6 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन एबडक्शन के नाम से जानते हैं, और मध्य रेखा के पास में आना उसे अपन एडक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है, यानी जन सामान्य है उसकी शारीरिक क्षमता फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका या उपाय है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्नेजियम स्टेडियम का ज़्यादा निर्माण, आधुनिक उपकरणों को खरीद, शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य करना, या फिर आहार में सुधार। जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रश्न नंबर 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन को, तब जाकर वो जन सामान्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहिए दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए। एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कोष्ठ होता है दोस्तों, यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति है उसकी बुद्धिमत्ता कोष्ठ मतलब उसका IQ लेवल है वो कितना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 90 से 110, इसे अपन 89 से 110 भी बोल सकते हैं, या 90 से 110 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्लायोमेट्रिक को ये भी कहते हैं दोस्तों, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है, इसका दूसरा नाम क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्लायोमेट्रिक को ये भी कहते हैं प्रतिक्रिया कूद, भार प्रशिक्षण, स्फूर्ति प्रशिक्षण या प्रावर्तित नियम। दोस्तों प्लायोमेट्री को क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन जंप भी इसे अपन बोल सकते हैं, प्रतिक्रिया कूदी से अपन प्लायोमेट्री को कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भार दर होती है दोस्तों, यहाँ पे भार दर कौन सी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। भार घनत्व के समानुपाती, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, भार घनत्व के समान या पूर्वास्त। भार दर, भार यानी लोड होता है दोस्तों, तो लोड दर या रेट कौन सी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, वो रहेगा भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होता है, यानी घनत्व है उसके विपरीत यहाँ पे भार की तुलना की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आइसोटोनिक व्यायाम में पेशी की लंबाई कैसी होती है, यानी आइसोटोनिक व्यायाम है उसमें पेशी की लंबाई, मांसपेशी की लंबाई कैसी होती है। दोस्तों 3 प्रकार के व्यायाम यहाँ पे मिलते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक होता है दोस्तों, उसमें पेशी की लंबाई क्या होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, आइसोटोनिक जो व्यायाम है उसमें मांसपेशी की जो लंबाई रहती है वो रहेगी दोस्तों, यहाँ पे लंबाई इसमें छोटी होती है, क्योंकि अपन किसी वजन को उठाते हैं तो वो छोटी रहती है, लेकिन आइसोमेट्रिक में न छोटी होती है ना बड़ी होती है, स्थिर रहती है, लेकिन यहाँ पे आइसोटोनिक व्यायाम में मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, ट्राई की स्पीड एवं बाइक स्पीड क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्राई की स्पीड एवं बाइक स्पीड क्या होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। आंतों के वाल, हृदय के वाल, फेफड़ों के वाल या ड्यूडिनल के वाल। दोस्तों ट्राई की स्पीड और बाइक की स्पीड क्या है, तो प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये हार्ट के चैम्बर या वाल्व होते हैं दोस्तों। यहाँ पे बाइक ट्राई की स्पीड वाल्व है वो दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य होता है, और बाइक की स्पीड वाल्व वो बायां आलिंद और बायां नीले के मध्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, अधिक भार वाली व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी आकार को क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी अगर अपन ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जो मांसपेशी का आकार बढ़ जाता है ऊपर, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर हाइपरट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी या हाइपरफेसिया। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13।
और अपन 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे दोस्तों मांसपेशी से संबंधित थ्योरी की क्लास भी लेकर आ रहे हैं सुबह मॉर्निंग के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मस्कुलर हाइपरट्रोफी है वो आकार बढ़ना होता है और मांसपेशी का जो आकार है वो घट जाता है, तो इसे अपन मस्कुलर एट्रोफी के नाम से जानते हैं। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, मांसपेशीय ऊतक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? यानी मांसपेशी की बाहरी परत होती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को आप ये बताना। पेरीमाइसिस, एपिमाइसिस, एंडोमाइसिस या सारगोलीमा। प्रश्न नंबर 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, मांसपेशी ऊतक है मसल्स टिश्यू, इसकी बाहरी परत को अपन पेरीमाइसिस के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरीमाइसिस। पेरीमाइसिस के अंदर वो एपिमाइसिस और इसके अंदर एंडोमाइसिस रहती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, सनबर्न एवं स्नो ब्लाइंडनेस होता है। दोस्तों यहाँ पे सनबर्न या स्नो ब्लाइंडनेस होता है। सन का यानी सूर्य के किरणों से जलना और स्नो ब्लाइंडनेस ये किससे होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ठंडे वातावरण में, उच्च वातावरण में, गर्म वातावरण या आर्द्र वातावरण। प्रश्न नंबर 15 ईजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया है तो सनबर्न कहाँ होगा या स्नो ब्लाइंडनेस है वो कहाँ होगा, तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऊंचे स्थानों पर। यानी जैसे जैसे अपन सूर्य के जितने पास में जाएंगे ऊंचे, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें तेज होने लगती है तो वो सनबर्न हो जाएगा, सूर्य से जलना या स्नो ब्लाइंडनेस भी से अपन कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 को थोड़ा एडजस्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे 2 स्लाइड्स के अंदर है ये। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, लाल पेशियों में होती है। दोस्तों लाल पेशियों में होती है, क्या होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी लाल मसल्स फाइबर है जिसे अपन रेड मसल्स फाइबर के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होती है? एरोबिक क्षमता ज़्यादा, एनारोबिक, संकुचनागन या ज़्यादा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन, क्या होती है? दोस्तों मसल फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्लो टिच फाइबर और एक फास्ट टिच फाइबर, ध्यान रखना है। तो स्लो टिच फाइबर होती है वो लाल फाइबर होते हैं, उसमें क्या होती है? एंडोरेंस की क्षमता ज़्यादा होती है, सहनशीलता की क्षमता ज़्यादा रहेगी। तो वो कैसी रहेगी दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा एरोबिक, यानी श्वसन के साथ में कार्य करने के कारण एंडोरेंस की क्षमता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, टेंडिनाइटिस है। दोस्तों यहाँ पे टेंडिनाइटिस क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हड्डी का टूटना, टेंडन की सूजन, रक्त रिसाव या थकान। टेंडिनाइटिस क्या है दोस्तों? टेंडन क्या करता है? टेंडन यहाँ पे ध्यान रखना है मसल्स को बोन से जोड़ता है, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य वो टेंडन करता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है टेंडन की जो सूजन होती है वो यहाँ टेंडिनाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, सिन स्प्लिट होता है। दोस्तों यहाँ पे सिन स्प्लिट है वो किस में होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऊपरी पाँव में, निचले पाँव में, पेट में, कमर में। सिन स्प्लिट किस में होता है? इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना पैर होता है, पैर के बाद में ये अपने घुटने वाला पटेला वाला भाग आ जाता है, इसके बाद में नीचे वाला पैर और ये अपना यहाँ पे पैर का पंजा होता है। तो इसमें जो यहाँ पे टीबिया और फिबुला होती है, वहाँ पे दर्द होने लगता है जिसे अपन सिन स्प्लिट कहते हैं। इसका मतलब ये निचले पाँव में होता है। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निचले पाँव में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, पाठ्यक्रम कारक है। दोस्तों यहाँ पे पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो किसका कारक है? छात्रों में रुचि विकास करने में, अनुशासनात्मक समस्याएं कम करने में, सीखने के अच्छे वातावरण के निर्माण में या छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने में। पाठ्यक्रम कारक है वो अपने को यहाँ पे बताना है 19 नंबर में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों सीखने के अच्छे वातावरण को निर्माण करने में पाठ्यक्रम में यहाँ पे सहायक होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों में कुंठा का कारण है। खिलाड़ियों के अंदर जो कुंठा है, द्वेष, वो किसका कारण क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रतिस्पर्धात्मक खेल के कारण, निम्न स्तर के प्रदर्शन से, आत्मविश्वास की कमी के कारण या योग्यता या आकांक्षा स्तर में असंतुलन के कारण। कुंठा किस लिए पैदा होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 बताना है। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों और वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे योग्यता तथा आकांक्षा स्तर में असंतुलन हो जाता है। मतलब प्रदर्शन उसका खिलाड़ी अच्छा है, खिलाड़ी तो अच्छा है लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इसकी योग्यता और संतुलन में
आकांक्षा स्तर है उसमें असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण उसमें कुंठा विद्यमान हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सीढ़ियाँ चढ़ते समय उपयोग आने वाली ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियाँ उतरते समय ऊर्जा का व्यय कितना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कार्य करते समय और कार्य को खत्म करते समय ऊर्जा किस प्रकार डिवाइड होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चढ़ते समय यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन उतरते समय कम ऊर्जा खर्च होगी। इसका कारण क्या है, तो उसमें कितनी परसेंट ऊर्जा कम होगी, तो वो ध्यान रखना है। 25% ऊर्जा का व्यय होता है, यानी उतरते समय इसमें 25% ही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, व्यायाम के समय एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से निकलने वाले रुधिर का प्रति मिनट आयतन 4 लीटर से बढ़कर कितना हो जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। व्यायाम के समय पूछा जा रहा है, तो वो कितना हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे सामान्य अवस्था में रक्त कितना निकलता है, तो वो 4 से 5 लीटर रक्त निकलता है, लेकिन व्यायाम के समय कितना हो जाता है, वो बढ़ के। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो 25 लीटर के लगभग हो जाता है। यानी 1 मिनट के अंदर 25 लीटर रक्त निकालने की क्षमता, कैपेसिटी आ जाती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, बाहरी एवं भीतरी आलोचना किस शोध में की जाती है। यानी बाहरी और भीतरी आलोचना है वो किस शोध में की जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रायोगिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक या प्रयुक्त संशोधन। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको अपने सिलेबस में नहीं मिलेंगे राजस्थान से, यानी कुछ प्रश्न यहाँ पे DSSB से संबंधित भी अपन ने यहाँ पे फैक्ट सम्मिलित किए हैं। तो आप अगर क्वेश्चन आपको आता है तो जरूर बताना, लेकिन बाकी DSSB वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ प्रश्न सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, KVS DSSB या फिर जो हरियाणा स्क्रीनिंग चल रही है उसके लिए भी यहाँ पे इसमें सम्मिलित करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों पे, ऐतिहासिक शोध के अंदर यहाँ पे बाहरी और भीतरी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, छोटी आंत के भाग का सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत होती है, उसके भाग का सही क्रम कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और लंबाई इसकी लगभग 22 फीट होती है, और मीटर में देखें तो 6.5 मीटर के लगभग यहाँ पे होती है। तो इसके सही क्रम कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे डेडुनम, जेजुनम और इलियम होता है, वो यहाँ पे सही इसका क्रम होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी खेलने की सतह है, यानी खेलने की कौन सी सतह है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पॉलीमेट्रिक, साइबेक्स, टेराफ्लेक्स या कोयला। यानी खेलने की जो सरफेस है वो कौन सी रहेगी, अपने यहाँ पे बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेराफ्लेक्स होती है, वो खेलने की सरफेस होती है, ध्यान रखना है टेराफ्लेक्स। जैसे सिंथेटिक होती है वैसे ही टेराफ्लेक्स होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक झंडे में बना काला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ओलंपिक झंडे में कितने गोले होते हैं दोस्तों, तो ओलंपिक झंडे में अपन ने 5 गोले देखे हैं। इसके अंदर कितने गोले होते हैं, 5, और इनका कलर होता है वो BYBGR के रूप में होता है, यानी ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड होता है। इसी में जो ब्लैक कलर है वो किस महाद्वीप को दर्शाता है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 26, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ पे दर्शाने वाला कलर रहेगा ब्लैक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, जले हुए व्यक्ति का तुरंत इलाज है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई खिलाड़ी है, बर्न हो जाता है उसके, वो जल जाता है, तो उसका तुरंत इलाज क्या करना चाहिए, दवा लगाना, फफोले को फोड़ देना चाहिए, पट्टी कर देना चाहिए या पानी से धो देना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 ईजी रहेगा दोस्तों, और सही आंसर रहेगा जले हुए व्यक्ति का तुरंत इलाज अपने को यहाँ पे पानी से धोना चाहिए। यानी इसे अपन ठंडे पानी से, जिसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं, क्रायोथेरेपी उसे तुरंत देनी चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों, खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन का समतव है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का तत्व कौन सा है या समतव कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। युक्ति क्षमता, अनुकूलन क्षमता, प्रशिक्षण की दशा या संपूर्ण व्यक्तित्व। खिलाड़ी का जो खेल प्रदर्शन की क्षमता है उसको अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28
और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है खिलाड़ी का जो खेल प्रदर्शन की जो रास्ता है या समतव है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण की दिशा, यानी प्रशिक्षण की दिशा ही खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन को उसकी दिशा देगी, निर्भर करेगा किस प्रकार उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 दोस्तों यहाँ पे आयोडीन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इस शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा वो अपने पे बताना है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्रंथि से, तो थायराइड ग्रंथि है उससे इसका प्रभाव सीधा सीधा कनेक्ट रहता है। तो शरीर में जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्रश्न नंबर 29, इसे अपन घेंगा रोग और गलगंड रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रभावित कौन होता है, तो थायराइड ग्रंथि इसमें प्रभावित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, कार्य कौशल संबंधित सूचना उसे समायोजित, नियंत्रित और तथा व्यवस्थित करने में सहायक होती है। दोस्तों ये कार्य कौशल संबंधित सूचना उसे समायोजित, नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने में सहायक होती है, उसे अपन किस नाम से यहाँ पे जानते हैं, फीडबैक के नाम से। स्वप्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरणा या संज्ञान। किसी भी कार्य की करने की सूचना उसको नियंत्रित व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 30 इजी रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया दोस्तों। यहाँ पे फीडबैक के आधार पर अपन किसी भी चीज़ को अपन क्या करते हैं, समायोजित कर लेते हैं, नियंत्रित करते हैं और व्यवस्थित उसको आसानी से करते हैं, कोई कमी रह जाती है तो। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। मध्य मस्तिष्क में मृदा भाग का संबंध किस भाग के नियंत्रण से होता है। दोस्तों यहाँ पे जो मध्य मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं अपन। मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पर मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है, इसमें जो मृदा है भाग का संबंध किस भाग के नियंत्रण से होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों संवेग या जो इम्पल्स होते हैं, संवेग होते हैं, उनके नियंत्रण करने का कार्य मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों। कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न में से एक तत्व का होना आवश्यक है। कौन सा तत्व है जिसका होना आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना। यानी कुशल प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए दृष्टिकोण में शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर में कौन सा एक फैक्टर यहाँ पे होना जरूरी है वो अपने को यहाँ पे बताना। उच्च योग्यता, उत्तम व्यक्तित्व, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान तथा कौशल। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है तकनीकी ज्ञान और कौशल। वो यहाँ पे अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंदर है तो वो यहाँ पे कुशल मैनेजमेंट कर सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के प्रबंध तथा प्रशासन का आधार किस एक सिद्धांत पर होना चाहिए। यानी शारीरिक शिक्षा है, उसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका आधार किस एक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, प्रक्रिया पर, जीव यांत्रिकी, शिक्षण या मानवता पर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है शिक्षण पर आधारित होना चाहिए। यानी जो भी है वो शिक्षण को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल क्रीड़ाओं की जननी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे जर्मन यानी जर्मनी की बात पूछी गई है, जर्मनी के अकॉर्डिंग कि जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल क्रीड़ाओं की जननी कौन सी है। तैराकी, जिम्नास्टिक, द्वंद्व प्रक्रिया या एथलेटिक्स। प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जर्मनी में सबसे ज़्यादा किसका विकास हुआ था, तो जिम्नास्टिक का विकास हुआ था। इसलिए जर्मन धारणा के अनुसार देखा जाए तो खेल क्रीड़ाओं की जननी कौन सी रहेगी, जिम्नास्टिक रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है उसका मुख्य स्रोत क्या है, सामाजिक नैतिकता, व्यावसायिक संघ, शारीरिक शिक्षक, तत्वज्ञान एवं विज्ञान। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना वो रहने वाला है तत्व ज्ञान और विज्ञान है, वो फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स का यहाँ पे मुख्य फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। किस काल में सबसे अधिक वृद्धि होती है। यानी वृद्धि का काल है, शरीर के अंदर जो वृद्धि है
आकार, लंबाई, चौड़ाई में है वो सबसे ज़्यादा कौन से काल में होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वृद्धि से संबंधित है, ग्रोथ फैक्टर से संबंधित रहेगी। शैशवावस्था, तरुणावस्था, बाल्यावस्था या भ्रूणावस्था। प्रश्न नंबर 36 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शैशव अवस्था होती है, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है और इसी में ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बुद्धि से संबंधित विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, खेल कूद में लगी चोटों के पुनर्स्थापन में किसका उपयोग किया जाता है। यानी अगर खेल कूद में चोट लग जाती है और उसको वापस ठीक करने के रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्स्थापित करते हैं तो उसका किसका उपयोग करते हैं। शारीरिक व्यायाम का, सुधारात्मक व्यायाम, युक्त व्यायाम या हाइड्रोथेरेपी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है सुधारात्मक व्यायाम, जिसे अपन करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। इसे अपन करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, खेल कूद गतिविधियों में सबसे प्रभावशाली लीवर कौन सा है। यानी उत्तोलक का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा कार्य करता है, काम आता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों। अगर लीवर से संबंधित आपने क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख लीजिए, लीवर संबंधित थ्योरी की क्लास वहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहेगा दोस्तों तृतीय श्रेणी यानी थर्ड क्लास लीवर होता है, वो सबसे ज़्यादा खेलों में और शरीर में भी सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास लीवर पाया जाता है। साथ ही में शरीर में सबसे कम लीवर कौन सा पाया जाता है तो वो सेकंड श्रेणी लीवर पाया जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, ये किस शासन के पत्र का हिस्सा है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था पहले, ध्यान रखना है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है किस शासन के पत्र का हिस्सा है। WHO, UGC, UNSO या UNO। प्रश्न नंबर 39 बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 39 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनेस्को है, ध्यान रखना है। यूनेस्को, इसे अपन यूनेस्को के नाम से जानते हैं, UNESCO, यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। तो यूनेस्को के द्वारा ये ध्यान रखना है अधिकार पत्र घोषित किया गया था कि प्रत्येक शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, यूनेस्को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, सुंदर काया किसका आदर्श था। यानी सुंदर काया है वो किसका आदर्श था या सुंदर शरीर है वो किसका आदर्श था। भारतीयों का, मिस्रवासियों का, रोमवासियों का, ग्रीकवासियों का। सुंदर काया या सुंदर शरीर है वो किसका आदर्श था, यह अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है ग्रीक वासी का आदर्श था, ध्यान रखना है। जो ग्रीस है, एथेंस वासी है, उसका सुंदर शरीर इसका आदर्श था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे दे। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको। इलियड और ओडिसी ग्रंथ के रचयिता थे दोस्तों। यहाँ पे इलियड और ओडिसी ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। होमर, अरस्तु, प्लेटो या सुकरात। इलियड और ओडिसी ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे होमर है, वो इलियड और ओडिसी ग्रंथ का रचयिता रहेगा दोस्तों, जो होमर काल से संबंधित था और ये एक कवि है, अंधा कवि था, ध्यान रखना। होमर क्या है, वो अंधा कवि था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई। ये अपन ने 2-3 पहले भी प्रश्न उत्तरी में शामिल कर लिया है इस प्रश्न को, कि कौन सी ओलंपिक प्रतियोगिता सबसे पहले, कौन सा ओलंपिक है जिसमें शपथ या ओथ का कार्यक्रम किया गया था, यानी ओथ से शपथ दिलाई गई थी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 का एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक है वो किसे माना जाता है, यानी साइकोलॉजी का जनक है वो किसे माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मनोविज्ञान का जनक वो अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु को। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो वो यहाँ पे
विलियम वुंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे विलियम वुंट, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन में अपने को यहाँ पे अरस्तु ऑप्शन नहीं है, तो सही आंसर अपने को यहाँ पे विलियम वुंट इसका सही आंसर रहेगा, जो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम कब बनाया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम है वो कब बनाया गया था, वो अपने को यहाँ पे बता। दोस्तों डेट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिस प्रकार शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया था, भारत में शारीरिक शिक्षा का शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1882 में मानी जाती है। इसी प्रकार आपको डेट से संबंधित यहाँ पे प्रश्न याद रहने चाहिए। प्रश्न नंबर 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 1965 में राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम का बनाया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन दशा दबाव से संबंधित नहीं है, यानी दबाव से संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। उच्च रक्तचाप, रक्ताल्पता, पेप्टिक अल्सर या मानसिक रोग, कौन सी दशा है इसमें से वो दबाव से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा इनमें से फैक्टर है चारों में से वो दबाव से संबंधित नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 बताना है, और प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 और सही रहेगा। रक्ताल्पता है वो यहाँ पे दबाव नहीं है बल्कि रक्त की कमी है दोस्तों, यहाँ पे रक्त की कमी को अपन रक्ताल्पता एनीमिया कहते हैं, तो ये दबाव से संबंधित नहीं रहेगा। उच्च रक्तचाप बीपी ये भी दबाव से संबंधित, मानसिक रोग दबाव से संबंधित, और पेप्टिक अल्सर ये दबाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, स्थिति में परिवर्तन क्या है? दोस्तों अगर स्थिति है और स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो अपन उसे किस नाम से जानते हैं? चाल, दूरी, वेग या विस्थापन। स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 सही आंसर रहेगा। तो स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है, ध्यान रखना है यहाँ पे विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे किसे प्रभावित करता है? दोस्तों एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं वो किसे प्रभावित करते हैं? स्टेरॉइड जो मादक पदार्थ होते हैं, जो वाडा होती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वाडा वो मादक पदार्थों से प्रतिबंधित संबंधित रहेगी। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है वो सीधे किसके प्रभावित करते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मांसपेशियों को, मसल्स को सीधे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, प्रतिक्रिया समय किसका घटाएगा? दोस्तों प्रतिक्रिया से रिएक्शन टाइम है, ध्यान रखना है, प्रतिक्रिया समय जिसे अपन रिएक्शन टाइम कहते हैं वो किसका घटाएगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। मोटर क्षमता, खेल संबंधी क्षमता, शारीरिक क्षमता या स्वास्थ्य संबंधी क्षमता, यानी प्रतिक्रिया समय किसका अपन नापते हैं, जिससे अपन तुरंत जाते हैं तुरंत वापस आते हैं, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है प्रतिक्रिया समय में? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 और सही आंसर रहेगा, इसे अपन मोटर एबिलिटी या क्षमता के नाम से जानते हैं, यानी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, ये इसके अंतर आएगी मोटर, क्योंकि मोटर कंपोनेंट्स होते हैं 5 प्रकार के, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, इसका रहेगा प्रतिक्रिया समय। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, ओलंपिया नामक स्थान पर किन 2 नदियों के मध्य बसा हुआ है? जो ओलंपिया का नामक स्थान है जैसे ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो किन 2 नदियों के मध्य बसा हुआ है? नील, अमेजन, टिग्रिस, एल्टिस, अपोलो, पोसिडिन या एल्फियाज या क्लाडियस। प्रश्न नंबर 49 बताना है, इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 49 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है एल्फियाज और क्लाडियम नदियों के बीच यहाँ पे कौन सा शहर? ओलंपिया शहर बसा हुआ, जहाँ से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एल्फियाज और क्लाडियस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 और दोस्तों इसके बाद में अपन फिर से दोबारा से 25 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 50, सीलर तथा स्पेंसर निम्नलिखित खेल सिद्धांतों में से किसका एक संबंधित है? दोस्तों स्पेंसर सीलर की थ्योरी किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्पेंसर और सीलर है वो खेल सिद्धांत है, उनमें से किसका एक संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है, जिसे अपन स्पेंसर सीलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, जिसे अपन सरप्लस एनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो स्पेंसर सीलर के द्वारा दी गई थी, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पे 25 क्वेश्चन और देखते हैं एक फैक्ट में। तो पहला इसमें 25 क्वेश्चनों से अपन यहाँ पे पीरियोडाइजेशन का क्वेश्चन देखेंगे वापस से। तो
तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीरियोडाइजेशन का पूछा गया है, माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। माइक्रो चक्र है, इसका दूसरा नाम क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पीरियोडाइजेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। ध्यान रखना है, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? माइक्रो। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे साप्ताहिक प्रशिक्षण चक्र भी इसे अपन कहते हैं, क्योंकि 5 से 7 दिन का इसका समय होता है, उसे अपन माइक्रो चक्कर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 दिएगा दोस्तों वापस से। प्रश्न नंबर 2 रहेगा, प्रश्न नंबर 2 देंगे दोस्तों, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो दोस्तों अल्पकालीन प्रशिक्षण चक्र है, योजना है, वो किसके नाम से जानी जाती है? माइक्रो, मीजो या मैक्रो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे माइक्रो चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, माइक्रो चक्र योजना है वो किस सन में स्थापित हुई है? माइक्रो चक्र योजना किस सन में स्थापित हुई है? 1986, 1929 या फिर 1926। पीरियोडाइजेशन संबंधित क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1% पूछा जाता है इसमें, छोटा सा टॉपिक है फिर भी 1% इसमें पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, माइक्रो चक्र जो योजना है वो किस सन में स्थापित की गई थी? यहाँ पे 1926, ध्यान रखना है 1926 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अगर आपको आंसर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। प्रश्न नंबर 3 में 1926 इसके मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे, खेल प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है। यानी खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है, अच्छा प्रदर्शन करना दिखाना होता है। यह कथन कौन सा सिद्धांत प्रकट करता है? वो अपने को यहाँ पे बता। यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए और प्रदर्शन को अच्छा दिखाने के लिए। तो ये कौन से सिद्धांत से आधारित है? स्पष्टता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत। इसको मद्देनजर रखते हैं अपन खेल ट्रेनिंग यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा यहाँ पे, परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी परिणाम है उनको लंबे समय तक बनाए रखें, इसके आधार पर कौन सा ट्रेनिंग का सिद्धांत अपन यहाँ पे काम में लेते हैं? स्पष्टता का सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, चक्रियता का सिद्धांत या उपरोक्त कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत ही इसमें रहेगा, जिसके ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करके ट्रेनिंग देते हैं, जिसे अपन पीरियोडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, गति एवं संवेदी तंत्रिकाओं और खेल कूद के इसके विरोधी पेशियों, अंतर पेशी, संकोच, वर्णन, चल अचल संधि जैसे शब्दों में परिचित करने वाले लेख को डेमोंटू मेस्टोरोम के लेखक निम्न में से कौन है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी गति है, संवेदी तंत्रिकाएं हैं, खेलकूद में जो पेशियाँ मसल्स है, साथ ही के अंदर चल अचल जॉइंट हैं, इन शब्दों में परिचित करने वाले जो लेख का डेमोंटू मेस्टोरोम है उसके लेखक कौन, निम्न में से कौन है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है क्लेडियम गैलन है, वो यहाँ पे इन शब्दों को सबसे पहले यहाँ पे काम में लेने वाला रहेगा। जो गैलन है दोस्तों यहाँ पे क्लेडियस गैलन, वो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, मांसपेशियों को संकुचन उनमें पशुद्रव्यों के मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के जरिए आने से होता है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ये कहा है कि मांसपेशियों का संकुचन उनमें पशुद्रव्यों के मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के जरिए आने से होता है? आर्किमिडीज, हिपोक्रेटस, गैलन या उपरोक्त में से कोई? प्रश्न नंबर 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गैलन है, वो यहाँ पे गैलन ने दोस्तों बायोमैकेनिक्स से संबंधित भी यहाँ पे फैक्ट दिए थे। यहाँ पे तंत्रिकाओं से संबंधित, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से संबंधित गैलन ने फैक्ट दिए थे।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न अपने को यहाँ पे समझ में भी बहुत कम आते हैं, तो ऐसे प्रश्न ज़्यादातर लंबे होते हैं, ये डीएसएस भी लेवल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे, लंबे समय के गठिया में व्यायाम मालिश का सुझाव भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है, यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें गठिया जैसे बीमारी का भी मालिश के द्वारा यहाँ पे इलाज किया जाता था? ऋग्वेद, आयुर्वेद, सोमवेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों आयुर्वेदिक में यहाँ पे गठिया जैसे जो इलाज है उनका यहाँ पे किया जाता है। सोमवेद में यहाँ पे संगीत से संबंधित और ऋग्वेद यहाँ पे मंत्रों से संबंधित होता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश से द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायाम को करने का सुझाव देते थे। कौन सा है यहाँ पे? ये मालिश से संबंधित रहेगा, यानी कौन सा चिकित्सक है जो मरीजों को इलाज करने में भोजन, मालिश और चलने फिरने के साथ हल्के फुल्के व्यायाम करने का सुझाव भी देता था? चरक, स्केलेपेडियस या हिरीफिल्स या हिपोक्रेटिस? प्रश्न नंबर 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्केलेपीडियस। ध्यान रखना है, स्केलेपीडियस नामक जो चिकित्सक था उसने अपनी इस विधि का अपनाया था, स्केलेपीडियस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों ने या चिकित्सकों ने रुचि गति विज्ञान के विषय में थी, यानी कौन से देश के वैज्ञानिक थे जिनकी रुचि यहाँ पे चिकित्सा की रुचि गति विज्ञान विषय के प्रति थी? ध्यान रखना है, प्राचीन समय में कौन से देशों के वैज्ञानिक या चिकित्सक थे जिसकी रुचि गति विज्ञान विषय में थी? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यूनान के जो वैज्ञानिक या चिकित्सक थे उनकी रुचि यहाँ पे गति विज्ञान यानी किन्सोलॉजी से संबंधित थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, निम्न में किसको गति विज्ञान का पिता या स्वीकार किया जाता है? यानी गति विज्ञान का पिता वो कौन है वो अपने घर पे बताना। गैलीलियो, आर्किमिडीज, न्यूटन या अरस्तु? इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों गति या विज्ञान या किन्सोलॉजी का जनक है उसे अपन अरस्तु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक निम्न में किसने लिखी है? पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु, न्यूटन, गैलीलियो या उपरोक्त सभी? दोस्तों 3 पुस्तक लिखी गई थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा तो अरस्तु के द्वारा पशुओं और जानवरों पर उनके अंगों से संबंधित 3 पुस्तकें यहाँ पे लिखी गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, निम्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देते हैं, यानी कौन सा चिकित्सक है जो बीमारियों का इलाज जिम्नास्टिक के माध्यम से किया करते हैं? अरस्तु, हिपोक्रेटस, हीरोडियस या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 13 बताना है और प्रश्न नंबर 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है हीरोडियस है। वो यहाँ पे बीमारियों का इलाज है वो जिम्नास्टिक के माध्यम से, ध्यान रखना जिम्नास्टिक के माध्यम से करने वाला रहेगा वो हीरोडियस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः होता है। दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जिसे अपन आरबीसी के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, या इसे अपन एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी इसे अपन कहते हैं। तो इसका निर्माण किस में होता है वो अपने को यहाँ पे बताना, यकृत में, फेफड़ों में, अस्थि मज्जा या हृदय में? प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के अंदर। ध्यान रखना जो बोन मेरो होती है उसके अंदर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन को ले जाना, ढोना, ताप नियंत्रित करना, रोगों से बचाना या रक्त का थक्का जमाना? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाना होता है। तो प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से लेकर जाना है, यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, वो आरबीसी का कार्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स,
उसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, रोगों से बचाव, तापक्रम नियंत्रित या ऑक्सीजन ले जाना। WBC का बताना है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट, इसे अपन एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट इसे अपन कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, और जो सही आंसर रहेगा तो वो रहने वाला है रोगों से बचाव। ध्यान रखना, जो रोगों से सुरक्षा एंटीबॉडीज का कार्य करती है शरीर में, वो WBC करती है शरीर का। इसे सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखो दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है। दोस्तों छोटी आंत है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडोनम, जेजुनम और इलियम के नाम से जाने जाता है। और इसकी लंबाई मीटर में देखें तो 6.5 मीटर के लगभग होती है, लेकिन फिट में बताए तो प्रश्न नंबर 17 और जो सही आंसर रहेगा तो 22 फीट के लगभग इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन में कहाँ विलय होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक एंजाइम है वो शरीर में कहाँ विलय होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अपन HCl के नाम से जानते हैं, और रेनिन जो दूध को फाड़ने का कार्य करता है, शरीर में दूध को फटाने का कार्य रेनिन एंजाइम करता है। ये कहाँ मिलते हैं? तो प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों आमाशय, यानी स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर ये यहाँ पे मिलते हैं भोजन के अंदर। नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों पित्त रस है जिसे अपन बाइल जूस के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर में प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर का पित्त रस यहाँ पे निर्माण होता है। और पित्त का जो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पित्त है इसका 7.7 इसका pH मान भी होता है। और पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण तो कहाँ होता है और एकत्रित कहाँ होता है? तो वो पित्ता से, यानी गोल ब्लैडर है पित्ता से, उसमें एकत्रित होता है। लेकिन निर्माण कहाँ होता है? तो प्रश्न नंबर 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीवर के अंदर यहाँ पे पित्त रस का निर्माण होता है। और जाके इकट्ठा कहाँ होता है? वो पित्ता से, गोल ब्लैडर में, और पित्ता से निकल के फिर वो यहाँ पे भोजन के अंदर मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, यकृत का भार कितना होता है? यकृत का भार यानी लीवर का भार कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीवर दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यहाँ पे यकृत या लीवर होती है, जिसका भार कितना होता है? प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.5 किलोग्राम, यानी यकृत का भार 1.5 किलोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 रहेगा, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? दोस्तों मनुष्य है वो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, श्वास। साथ ही हम दोस्तों 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है? तो वो 72 बार धड़कता है दिल, लेकिन यहाँ पे श्वास कितनी बार लेता है? और दोस्तों श्वास 1 बार लेता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें 21% श्वास लेता है, उसमें से वापस लौटता ही श्वास बाहर, तो उसमें से 17% वो ऑक्सीजन कैरी कर लेता है, और 4% उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लौटा देता है। ध्यान रखना है। तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 16 से 20 बार 1 मिनट में श्वास लेता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? जो कपाली तंत्रिकाएं होती है उसकी कितनी जोड़ी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 10, 12, 31 या फिर 44 कपाली तंत्रिकाओं की जोड़ी पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर रहेगा तो 12 जोड़ी होती है वो मनुष्य में कपाली तंत्रिकाएं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों यहाँ पे मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं, यानी मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है और कपाली कितनी होती है? कपाली 12 तंत्रिकाएं होती है, अपन ने देख लिया है दोस्तों, लेकिन मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? तो प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का 31 मेरु तंत्रिकाएं होती है। तो चलिए दोस्तों अपन ने यहाँ पे टोटल प्रश्नों का 50 + 23 प्रश्न अपन ने कंप्लीट किए हैं। इस प्रकार अपन ने 73 क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो कितना स्कोर आप कर पाए वो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। जल्दी आपको यहाँ पे PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस की। साथ में थ्योरी की क्लास में मॉर्निंग के अंदर अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर किया करो। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।